everyone, welcome to the YouTube channel. मैं स्माइल जितेंद्र कुमार और यहाँ BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी नंबर 8 चल रही है। ठीक है, तो 8th यूनिट में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने उसका क्या देख लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था, वेव लेंथ, वेव नंबर, एनर्जी, ये सब सारे टर्म्स हमने छोटी छोटी देख ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपके में है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन तो हो गया था, उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो आपकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो 3 तरह की होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है आपकी किसी भी जो कंपाउंड है उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए, केमिकल नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसे ही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, फर्दर क्लासिफाइड की जाती है, फर्दर ही क्लासिफाइड की जाती है 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर इसका क्लासिफिकेशन करें तो 3 तरह की होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी। ठीक है, 3 तरह की होती है आपकी। मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। तो 3 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है आपकी। एक होती है आपकी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एक होती है आपकी, अभी मैं समझा भी दूंगी सारी क्या होती है। एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड थर्ड वन इज स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो आपकी ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या होती है। ठीक है, तो जो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या होती है, जब भी क्या होगा आपका कोई भी कंपाउंड होगा उस पर क्या होगा, रेडिएशन क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। तो क्या करेगा वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस उस रेडिएशन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके, अब जब उसने एनर्जी ले ली है तो क्या हो गया, वो एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड हो जाएगा तो अपने लो लेवल से, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। तो क्या होता है, जब वो हाई एनर्जी लेवल पर जाता है तो क्या होता है, जब फिर वापस वहां से आता है हाई एनर्जी लेवल से, वापस से थोड़ी देर बाद लो एनर्जी लेवल में वापस आता है, तो जितनी एनर्जी को लेकर गया था उतनी क्या करेगा, एमिट करके आता है। तो जो एनर्जी एमिट करने के कारण इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जब भी क्या होगा आपका कोई कंपाउंड आपका क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है किसी रेडिएशन से, किसी भी सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्पेक्ट्रम आपको दे देता है, तो क्या कहते हैं हम उसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एंड थर्ड वन है आपकी स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या होती है आपकी, तो स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें क्या होता है, वो एनर्जी को किसी भी सोर्स से, बाहर सोर्स से, मैटर या सब्सटेंस या कंपाउंड कह दीजिए, वो बाहर सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, वो फिर उस एनर्जी को स्कैटर्ड कर देता है। ठीक है, यानी कि कुछ तो क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, और कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कुछ स्कैटर्ड कर रहे हैं। तो ये सारी अलग अलग फॉर्म में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में, एमिशन, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग। अब जो आपकी एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका एग्जांपल है आपका एटॉमिक एमिशन, और जो आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वही होती है आपकी यूवी विजिबल जो हम पढ़ेंगे। यूवी विजिबल हो गई आपकी, IR हो गया आपका, और NMR हो गया। ठीक है, माइक्रोवेव भी, वो सारी क्या होती है, इसमें माइक्रोवेव भी आती है। ठीक है, माइक्रोवेव कल हमने देखा था ना। तो ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी किसमें आती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और स्कैटरिंग वाले में आती है आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप पढ़ोगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख लीजिए। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी कैसी होती है, किस फिनोमेना पे बेस्ड होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, और स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी का एग्जांपल है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप देखोगे स्कैटरिंग मेथड का, टेक्निक का यूज होगा। और जो आप एटॉमिक एमिशन में देखोगे वो देखोगे आप एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है,
ये थे आपकी क्लासिफिकेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूवी विजिबल, यही हमें पढ़नी है, ठीक है। यूवी विजिबल क्या होता है कि जब भी कोई सब्सटेंस क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, उस हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि लो एनर्जी और हाई एनर्जी के बीच में क्या होता है, उसका ट्रांजिशन होता है। और ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो होते हैं उनमें होता है, तो हम कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। और डीडी ट्रांजिशन के कारण ही वो कॉम्प्लेक्स कलर नेचर शो करते हैं, ठीक है। तो हमने फिनोमेना पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का। उसके बाद हमारा टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम बोलते हैं इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये देखते हैं, ठीक है। पहले हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अभी हम बाद में करेंगे वो। पहले हमें फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन देखना है क्या होते हैं। तो ऑर्बिट एक साइंटिस्ट है ऑटोविट, उन्होंने क्लासीफाई किया फंक्शनल ग्रुप को। दो तरह से होते हैं आपके जो फंक्शनल ग्रुप है, एक होते हैं क्रोमोजन्स या क्रोमोफर्स भी बोलते हैं उनको। तो क्रोमोजन्स और क्रोमोफर्स क्या होते हैं, और फिर एक होंगे ऑक्सोक्रोम्स, वो भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं नंबर 1, ठीक है। तो द फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप इन विच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं देयर पर्टिकुलर कलर डेंसिटी, अपनी पर्टिकुलर कलर डेंसिटी स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन, ड्यूरिंग स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन। जब स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होता है तो वो अपनी क्या करते हैं, पर्टिकुलर कलर डेंसिटी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह के ग्रुप को कहते हैं हम नोन एज क्रोमोजन्स, और इस तरह के ग्रुप को कहते हैं हम क्रोमोजन्स। इनका अपना खुद का कलर होता है। ऑल अनसैचुरेटेड, जितने भी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सारे क्या होंगे, क्रोमोजन्स होंगे। देख लो अनसैचुरेटेड ये हो गया आपका, ठीक है, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड हो गया, ये अल्कोहल हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका अल्कोहल बोल रही इसको, CH है, एल्डिहाइड है यहाँ पर, ठीक है। एसिड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है। वहां पर देखो आपका ईथर हो गया, ठीक है। ये हो गया एसिड क्लोराइड हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर, ठीक है। एसिडमाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, ये देखो साइनाइड हो गया। सारे आपके जितने भी ग्रुप हैं ये सारे कैसे आपके अनसैचुरेटेड है। तो ये सारे अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप जो होंगे वो क्या होंगे, क्रोमोजन्स होंगे या क्रोमोफर्स होंगे, ठीक है। इसका रीजन देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, अब देखो यहाँ पर नीचे देखो इसका यहाँ तक नोट डाउन करके फिर नीचे इसके नोट डाउन करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस थ्योरी, रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि दैट अनसैचुरेटेड ग्रुप, की जितने भी आपके अनसैचुरेटेड ग्रुप हैं वो क्या करे, विल गिव अ पर्टिकुलर कलर, वो अपना एक पर्टिकुलर कलर दे, ऐसा जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थ्योरी, ठीक है। कलर नेचर ऑफ अ ग्रुप, तो फिर आगे क्या हो, तो कलर नेचर ऑफ अ ग्रुप डिपेंड्स। अब जो कलर नेचर है वो किस बात पे डिपेंड करता है ग्रुप का, वो डिपेंड करता है ऑन द अनसैचुरेशन एज वेल एज द कॉन्जुगेशन। अनसैचुरेशन या अनसैचुरेशन और कॉन्जुगेशन पर डिपेंड करता है आपका किसी भी ग्रुप का अनसैचुरेशन या कॉन्जुगेशन पे डिपेंड करती है उस ग्रुप की कलर डेंसिटी, ठीक है। इफ अगर क्या है आपका पाई बॉन्ड्स क्या है ऑफ अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, if the pi bonds of unsaturated functional group is not a part of conjugation, अगर क्या है आपका कोई भी पाई बॉन्ड है अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप की, यानी कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है अनसैचुरेटेड, उसका जो पाई बॉन्ड है वो क्या है आपका ग्रुप का कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, रिंग का पार्ट नहीं है, देन इट विल बी कलरलेस। तो ये क्या हो जाएगा, तब ये कलरलेस होगा, तब ये कलरलेस होगा। और आगे फिर लिखा हुआ है कि बट इफ इट इज कॉन्जुगेटेड, लेकिन अगर ये क्या है आपका कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है, तब क्या होगा। तो आगे इसकी लाइन यहाँ पर आई नहीं थी तो मुझे ऊपर नोट डाउन करेंगे, तो पहले एक बार यहाँ तक इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं। तो रेजोनेंस थ्योरी क्या कहती है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी आपके अनसैचुरेटेड ग्रुप हो वो सारे अपना एक पर्टिकुलर कलर दें, उनकी कलर डेंसिटी उस बात पर डिपेंड करती है कि वो कॉन्जुगेशन या उनका जो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन और उनका कॉन्जुगेशन कैसा है। अगर पाई बॉन्ड क्या है अनसैचुरेटेड जो भी आपको ग्रुप है उसके पाई बॉन्ड रिंग का पार्ट है, कॉन्जुगेशन का पार्ट है, देन इट विल बी कलर, पार्ट नहीं है देन इट विल बी कलरलेस, बट इफ इट इज कॉन्जुगेटेड। लेकिन अगर ये क्या है ग्रुप जो आपको दिया गया है अनसैचुरेटेड ग्रुप, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स क्या है, रिंग का पार्ट है या कॉन्जुगेशन का पार्ट है,
तो क्या होगा, देन इट विल बी कलर्ड, तो ये कलर्ड होंगे। एंड द कलर डेंसिटी, और कलर डेंसिटी ऑफ ग्रुप इंक्रीजेस एज अ नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे कलर डेंसिटी बढ़ती जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या है, नाइट्रो एल्केन है। नाइट्रो एल्केन क्या है आपका, कलर डेंसिटी, क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन बन ही नहीं रहा है। नाइट्रो एल्केन जो है आपका अनसैचुरेशन कंपाउंड है, देखो अनसैचुरेटेड ग्रुप है, लेकिन क्या है, कलरलेस है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं आ रही है, नो कॉन्जुगेशन, ठीक है। लेकिन नाइट्रोबेंजीन देखो, नाइट्रोबेंजीन क्या है, कलर्ड कंपाउंड है, क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन तो है, साथ में कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेटेड होने के कारण, कॉन्जुगेशन होने के कारण क्या है, यहाँ पर येलो कलर ये दिखा रहा है, लाइट येलो कलर दिखा रही है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। और अगर बात करें मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन की, अब देखो नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी हो रहा है आपका, यहाँ पर ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पर क्या अनसैचुरेटेड ग्रुप्स है लेकिन कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, हाईली कॉन्जुगेटेड है ये मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, क्या है आपका हाईली कॉन्जुगेटेड ग्रुप है, तो इसीलिए डार्क कलर दिखाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात आई कि जितने भी आपके अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके क्रोमोफर्स होते हैं या क्रोमोजेंस होते हैं। क्रोमोजेंस क्या होते हैं, जो अपनी कलर डेंसिटी रखते हैं, ठीक है, वो ग्रुप जो अपनी कलर डेंसिटी रखते हैं वो क्रोमोजेंस कहलाते हैं। और जितने भी आपके अनसैचुरेटेड ग्रुप हैं उनको क्रोमोफर्स माना गया है। लेकिन रेजोनेंस थ्योरी ये कहती है कि जितने, ये जरूरी नहीं है कि अनसैचुरेटेड ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर अपना कलर दिखाए, ठीक है, उनका ये जो कलर डेंसिटी है या फिर उनके कलर नेचर है वो किस बात पर डिपेंड करती है, उनकी कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन पर, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन पर। अगर पाई बॉन्ड जो है उसकी कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो कलरलेस है, जैसे उसके पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो कलरलेस है। और अगर पाई बॉन्ड्स क्या है, कॉन्जुगेशन में है तो क्या होगा, कलर्ड नेचर तो दिखाएंगे। और अब बात आती है कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड होंगे उतना ही उसका ब्राइट कलर होगा। जैसे नाइट्रोबेंजीन में कॉन्जुगेशन है, लेकिन इन कंपैरिजन टू मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इसमें कॉन्जुगेशन कम है, तो इसमें कॉन्जुगेशन कम होने के कारण इसका लाइट येलो कलर है जबकि इसका डार्क येलो कलर है। तो ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना सेकंड, जो हम देख रहे थे फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन, उसमें हमने फर्स्ट देखा क्रोमोजेंस या क्रोमोफर्स। अब देखेंगे ऑक्सोक्रोम, सेकंड आपका ऑक्सोक्रोम। तो एक बार यहाँ से यहाँ तक इसको नोट डाउन करो, पहले यहाँ से लिखना था यहाँ तक, फिर उसके बाद ये ऊपर लिखना था, नीचे आना नहीं था, इसीलिए नोट डाउन करो। आगे देखते हैं, सेकंड है आपका ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। तो हमने क्रोमोजेंस या क्रोमोफर्स देख लिया था, अब देखते हैं ऑक्सोक्रोम्स। तो वो फंक्शनल ग्रुप जो क्या करते हैं, विच आर कलरलेस, जो कलरलेस है बट दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कलर डेंसिटी, जो खुद तो कलरलेस होते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, क्रोमोजेंस की कलर डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, आर नॉन एज, उन्हीं को कहते हैं हम क्रोमोजेंस, ठीक है। जितने भी आपके सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जितने भी सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सारे होंगे आपके ऑक्सोक्रोम्स। अनसैचुरेटेड जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, क्रोमोजेंस, और जितने भी सैचुरेटेड होंगे वो सारे होंगे ऑक्सोक्रोम्स। जैसे देखिए एग्जांपल, ये हो गया आपका, ठीक है, अल्कोहल, ये हो गया आपका अमीन, ठीक है, ये हैलाइड हो गया आपके, और ये क्या है आपका सिंपल, कोई भी एल्कीन हो सकती है, एल्केन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया ये, ठीक है, SO2H, एक और आएगा यहाँ पर SO3H, ठीक है, ये रहा। तो जितने भी ऑक्सोक्रोम्स हैं, फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। अब जो ऑक्सोक्रोम्स हैं वो कलर डेंसिटी के बेस पर, क्योंकि इनका तो कलर होता नहीं कुछ भी, लेकिन ये क्या करते हैं, क्रोमोजेंस की कलर डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज इनकी जो कैपेसिटी है उसके बेस पर इनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं आपका हाइपरक्रोम्स या बाथोक्रोम्स कहते हैं, तो बाथोक्रोम्स और हिप्सोक्रोम्स होते हैं ना, तो हाइपरक्रोम्स या जिसको बाथोक्रोम्स बोलते हैं, एक होता है हिप्सोक्रोम्स। तो हाइपरक्रोम्स या बाथोक्रोम्स क्या होते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा करना, तो आपको ध्यान रखना है वहां से, हाइपर मतलब हाइपर होना नहीं, हाइपर मतलब यानी कि ज्यादा प्रेशर ना हो, ज्यादा, ठीक है। तो बाथोक्रोम या हाइपरक्रोम का मतलब है ज्यादा, यानी कि ज्यादा मतलब इंक्रीज करना, इंक्रीज होना, ठीक है। तो वो ऑक्सोक्रोम जो क्या करते हैं, विच इंक्रीजेस, जो इंक्रीज करते हैं कलर डेंसिटी, किसकी कलर डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, क्रोमोजेंस की, जो क्रोमोजेंस की कलर डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं वो कहलाते हैं आपके हाइपरक्रोम्स या बाथोक्रोम्स, ठीक है। और जितने भी आपके सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्या रखते हैं, हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने भी आपके सैचुरेटेड है वो ऑक्सोक्रोम में आएंगे, और सैचुरेटेड में भी जिनके पास फ्रीली इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो सारे क्या होते हैं, हाइपरक्रोम्स होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे ये देखो, इसके पास है ना इलेक्ट्रॉन फ्री,
और यहाँ पर देखिए इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है सारे, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके हाइपर क्रॉम्स, इस तरह से, ठीक है। फिर आता है सेकंड आपका हिप्सोक्रोम्स। अब ये हिप्सोक्रोम्स क्या होते हैं, तो द ऑक्सोक्रोम्स यानी कि वो ऑक्सोक्रोम्स जो क्या करते हैं, हिप्सो मतलब कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो द ऑक्सोक्रोम्स वो ऑक्सोक्रोम्स जो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं कलर डेंसिटी को, जो क्रोमोजोम्स की कलर डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके हिप्सोक्रोम्स, हिप्सोक्रोम्स। और जितने भी आपके सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है वो सारे ऑक्सोक्रोम है, लेकिन सैचुरेटेड में भी आपने देखा जिनके पास अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइपरक्रोम में आएंगे, और जिनके पास क्या है, जितने भी सैचुरेटेड ग्रुप्स है लेकिन विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, वो सारे क्या होंगे आपके हिप्सोक्रोम्स में आएंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह से अपने ग्रुप का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ग्रुप दो तरह के होते हैं आपके, क्रोमोजोम्स और ऑक्सोक्रोम्स। क्रोमोजोम्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका खुद का पर्टिकुलर कलर होता है, वो सारे क्या होंगे, क्रोमोजोम्स होंगे। क्रोमोजोम्स में कौन कौन से आते हैं आपके ग्रुप, जितने भी आपके सारे अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं वो सारे क्रोमोजोम्स में आते हैं, ठीक है। फिर हमने उनका एग्जांपल देखा। और जो क्रोमोजोम्स, हम ये भी नहीं कह सकते कि जितने भी अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं वो सारे क्रोमोजोम्स होंगे, क्योंकि हमने उसके बेस पर हमने थ्योरी देख ली, रेजोनेंस थ्योरी, जो कि कहती है कि जितने भी आपके अनसैचुरेटेड ग्रुप हैं वो सारे कलर नेचर के होंगे, कलर डेंसिटी शो करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जिनमें कॉन्जुगेशन भी होगा, अनसैचुरेशन के साथ साथ कॉन्जुगेशन भी होगा, वही कलर डेंसिटी शो करते हैं, वही अपना कलर नेचर शो करते हैं। हमने ये बात देख ली। और जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा कलर डेंसिटी, ठीक है। तो कलर डेंसिटी आपकी किस बात पर डिपेंड करती है, कॉन्जुगेशन पे। नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन इंक्रीजेज होंगे वैसे वैसे आपकी कलर डेंसिटी इंक्रीज होती है इन क्रोमोजोम्स। फिर उसके बाद आते हैं ऑक्सोक्रोम्स। अब इनके पास कोई खुद का कलर नहीं होता, ये क्या है, कलरलेस होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ऑक्सोक्रोम क्रोमोजोम्स की कलर डेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। और जितने भी सैचुरेटेड ग्रुप्स होंगे वो सारे क्या हो गए आपके ऑक्सोक्रोम्स। अब ऑक्सोक्रोम्स की जो आपकी ये जो इसकी टेंडेंसी है इंक्रीज और डिक्रीज करने की कलर डेंसिटी को, इसी के बेस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है हाइपरक्रोम्स और एक होता है हिप्सोक्रोम। हाइपरक्रोम्स और हिप्सोक्रोम्स, हाइपर मतलब ज्यादा करना, तो वो ऑक्सोक्रोम जो है क्या करते हैं, कलर डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं क्रोमोजोम्स की, वो कहलाते हैं हाइपरक्रोम्स। और इनमें एग्जांपल्स होंगे जितने भी सैचुरेटेड ग्रुप्स हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं वो सारे होंगे हाइपरक्रोम्स। और हिप्सोक्रोम्स होते हैं वो ऑक्सोक्रोम्स जो क्या करते हैं, क्रोमोजोम्स की कलर डेंसिटी को डिक्रीज करने का काम करते हैं। और इसमें आते हैं आपके एग्जांपल जितने भी आपके सैचुरेटेड फंक्शन ग्रुप्स हैं जिनके पास अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो सारे होते हैं आपके हिप्सोक्रोम्स। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है SO4। SO4 का एग्जांपल है, यहाँ पर आपको ये SO4 SO4 पे कोई अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं है। इसी तरह आपका यहाँ पर देखो CH3, ठीक है, यहाँ ये क्या है आपकी एक एल्केन है, ठीक है, इस पर भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये सारे क्या होंगे, हिप्सोक्रोम में आएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए नोट डाउन हो गया होगा। तो ये क्लासिफिकेशन हमने देखा ग्रुप्स का। तो अभी तक हमने कितना कवर कर लिया इस चैप्टर में। सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, उसमें कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए, वेवलेंथ, एनर्जी, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने आज की लेक्चर में देखा हमने कि जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 तरह की होती है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हमने देखा जो हमारी यूवी विजिबल हम पढ़ने वाले हैं इसमें, वो हमारी आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन, कुछ ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन। तो उस तरह से हमने क्लासिफिकेशन किया 2 पार्ट्स में, क्रोमोजोम्स और ऑक्सोक्रोम्स में। अब हमें इतना पता चल गया। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, पहले इतना नोट डाउन करो। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है। हमने देखा ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन की वजह से कलर नेचर शो करता है आपके कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डी ट्रांजिशन होता है। तो पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है। ऑल स्पेक्ट्रम आर बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन। जितने भी स्पेक्ट्रम है वो किस बात पर बेस्ड होते हैं, ट्रांजिशन पर। किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन पे बेस्ड होते हैं जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं।
ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो आपका ट्रांजिशन होता है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, उसी बेस पर हमारे जितने भी स्पेक्ट्रम है बेस्ड होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनों की इसी ट्रांजिशन के बेस्ड पर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। इलेक्ट्रॉनों के इस ट्रांजिशन के बेस्ड पर ही, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनों के नेचर ऑफ ट्रांजिशन के बेस्ड पर इसको क्लासिफाई किया गया 4 पार्ट्स में, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपना सिग्मा ट्रांजिशन। सच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह का जो ट्रांजिशन होता है टेक प्लेस कहाँ होता है? इन सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में जो क्या रखते हैं, डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। वो सैचुरेटेड कंपाउंड जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, उनमें इस तरह का ट्रांजिशन देखने को मिलता है, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। इन दिस ट्रांजिशन, इस ट्रांजिशन में नाम में देखो सिग्मा आ रहा है, तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड विल डिसोसिएट। इस तरह के ट्रांजिशन में सिग्मा बॉन्ड टूटता है, और जो सिग्मा बॉन्ड के टूटने के बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटर करते हैं एक्साइटेड स्टेट। कहाँ एंटर करते हैं? एक्साइटेड स्टेट में एंटर करते हैं। और जो सिग्मा बॉन्ड है, आपको पता है जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो लिखा है सो सच ट्रांजिशन, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो जो इस तरह का ट्रांजिशन होगा वो रिक्वायर करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, ठीक है। सो द वेवलेंथ, अब लार्ज अमाउंट है, एनर्जी ज्यादा है, तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी? सो द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन शुड बी वेरी स्मॉल। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है, हमने कल देखा था सीक्वेंस, जिसकी लार्ज एनर्जी होगी उसकी वेवलेंथ कम होनी चाहिए। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी कि एनर्जी हाई है, तो वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। द सुटेबल वेवलेंथ फॉर दिस ट्रांजिशन, और सिग्मा ट्रांजिशन के लिए जो सुटेबल वेवलेंथ होती है आपकी 120 to 135 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। 120 से 135 नैनोमीटर की रेंज तक होती है आपकी वेवलेंथ किसकी? सिग्मा ट्रांजिशन की, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की, और इसका एग्जांपल हो जाता है एल्कीन का, ठीक है। तो ये जो सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नाम से देखो, ये कहाँ होगा? जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड है वहां होगा, और उन सैचुरेटेड कंपाउंड में होगा जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि एनर्जी होगी हाई। तो हमारी वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत कम होनी चाहिए, और कम होगी तो इसके लिए जो सुटेबल वेवलेंथ है वो 120 से 135 नैनोमीटर के बीच में होती है, जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल एल्कीन, ठीक है। फिर सेकेंड अपना देखते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब द ट्रांजिशन इन विच, वो ट्रांजिशन जिसमें क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स विल एब्सॉर्ब रेडिएशन। इसमें क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब करते हैं रेडिएशन को, कहाँ से? वो भी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, किसी भी सोर्स से रेडिएशन एब्सॉर्ब करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटर कर जाते हैं इनटू देयर एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं? एंटर कर जाते हैं एनर्जी या रेडिएशन को एब्सॉर्ब करके, और दीज इलेक्ट्रॉन्स विल रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। और पता है आपको थोड़ी देर बाद अपनी ग्राउंड स्टेट पर वापस भी आएंगे आफ्टर रिलीजिंग एनर्जी, कुछ एनर्जी को रिलीज करके। सच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज पाई स्टार ट्रांजिशन। और इस तरह के जो ट्रांजिशन होंगे इनको बोलेंगे पाई ट्रांजिशन, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व, और ये ऑब्जर्व हो सकता है इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जहां पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, अगर शॉर्ट में गए तो सिग्मा ट्रांजिशन वहां होगा जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पाई ट्रांजिशन कहाँ होगा? जहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, और पाई बॉन्ड कहाँ होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। तो अनसैचुरेटेड में ये होगा पाई स्टार ट्रांजिशन, और सैचुरेटेड में होगा आपका सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो सच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज पाई ट्रांजिशन, एंड इट कैन बी ऑब्जर्व, और ये ऑब्जर्व हो सकता है किसमें? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में विद डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी किसमें होगा? जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, लेकिन जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, लाइक आपका एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है। अभी इसके नीचे भी लिखना है मुझे, इस सेकंड वाले पार्ट के ही नीचे पहले एक बार इतना नोट डाउन करो, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पाई स्टार का यहाँ तक हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद देखो यहाँ पर, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या है आपका? वीक बॉन्ड है, आपको पता है, तो ये इजीली डिसोशिएट हो जाएगा, यानी कि हमें लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इट कैन डिसोशिएट इजीली बाय प्रोवाइडिंग लो एनर्जी। कम एनर्जी पे डिसोशिएट हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब है कि एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? इसके लिए रेडिएशन के लिए ज्यादा होगी, शुड बी लार्ज, तो वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए।
तो सुटेबल वेवलेंथ इस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए सुटेबल वेवलेंथ क्या हो जाएगी 200 नैनोमीटर की, ठीक है। उसकी 120 और 135 के बीच थी, उसकी हो गई 200 नैनोमीटर। अब देखते हैं थर्ड टाइप है आपका एन टू पाई ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन कहाँ होगा, तो सच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ये उसमें होगा इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होगा जो कि क्या रखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, ठीक है। तीनों में कंफ्यूज मत होइए, ये अनसैचुरेशन में होगा लेकिन उनमें होगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन अनसैचुरेटेड में होगा लेकिन उनमें जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। और जो आपका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो उनमें होगा, उन कंपाउंड में होगा जो अनसैचुरेटेड तो है लेकिन जिनके साथ साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो। जैसे एग्जांपल देखें आपका कीटोन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपके पास, एल्डिहाइड हो गया आपका, ठीक है, एसिड क्लोराइड हो गया, एसिडामाइड हो गया और आपका एस्टर ये ईथर हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो सच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इस तरह का जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन होगा विल बी लो एनर्जेटिक। ये लो एनर्जेटिक है, अभी हमने ऊपर देखा क्योंकि लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो इट विल रिक्वायर द मिनिमम। तो ये क्या है आपका, ये भी लो एनर्जेटिक होगा, सॉरी, क्योंकि ये क्या है आपका अनसैचुरेटेड है तो लो एनर्जेटिक होगा एंड विल रिक्वायर द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए क्या होगा, इसके लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके लिए जो वेवलेंथ होगी, जब एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। it will require the minimum quantity of energy, so the wavelength of the radiation, तो इसकी wavelength कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, रेडिएशन विल बी मैक्सिमम, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, गलती से लिखा गया मिनिमम, मैं सोचूं मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि पाई आ रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स वाले तो क्या होंगे, पाई बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाता है, तो ये भी लो एनर्जेटिक होंगे, इसलिए इसके लिए भी क्या होगी, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो वेवलेंथ किस रेंज की हो जाएगी, इसकी 270 नैनोमीटर की रेंज की हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो तीनों आपके हो गए, तीनों आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने देखा कौन कौन से ट्रांजिशन आपके पॉसिबल हो सकते हैं। पहला था सिग्मा सिग्मा स्टार, फिर पाई पाई स्टार, फिर हमने देखा एन टू पाई ट्रांजिशन। आप देखेंगे एन टू सिग्मा ट्रांजिशन, एक बार ये नोट डाउन करो, पहले ही सेकंड फर्स्ट वाला नोट कर लिया था, सेकंड वाला यहाँ लिख के फिर उसके ऊपर यहाँ भी इतना, फिर थर्ड वाला यहाँ तक है, देखेंगे फोर्थ वाला लास्ट वाला अपना देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं आपका एन टू सिग्मा ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस तरह का ट्रांजिशन का होगा, उन सच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन ऑब्जर्व, ये उसमें ऑब्जर्व होगा इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ पर सिग्मा है जो सैचुरेटेड में होगा, आपको ध्यान रखना है सिग्मा सिग्मा स्टार सैचुरेटेड में होगा, ठीक है। पाई पाई स्टार किसमें होगा, अनसैचुरेटेड में होगा। फिर एन टू पाई, तो फिर से पाई है सैचुरेटेड में होगा लेकिन उसमें होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक है। फिर एन टू सिग्मा है, ये अनसैचुरेटेड में, वो सॉरी ये सैचुरेटेड में होगा लेकिन किसमें होगा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो कंपाउंड हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, सच ट्रांजिशन विल रिक्वायर हाई एनर्जी। और ये देखो सिग्मा आ रहा है तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, किससे कंपैरिजन में, एन टू पाई से ट्रांजिशन के कंपैरिजन में। तो जो हाई एनर्जी है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी इस ट्रांजिशन की, इज 220 से 230 नैनोमीटर तक, ठीक है। तो आपके चारों ट्रांजिशन खत्म हो गए, जो भी पॉसिबल ट्रांजिशन थे वो हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा एन टू एन वो सॉरी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एक देखा हमने पाई टू पाई स्टार, फिर हमने देखा एन टू पाई और एक देखा हमने एन टू सिग्मा, ठीक है। इस तरह के आपके ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो जो सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है कहाँ होता है आपका, ये होता है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, ये आपका होता है अनसैचुरेटेड में, ये भी आपका अनसैचुरेटेड में और ये भी आपका ये सैचुरेटेड में। बस अंदर क्या है, ये सैचुरेटेड में उनमें होगा जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ठीक है। और ये आपका होगा सैचुरेटेड में लेकिन जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये किसमें होगा, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ये होगा जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये अंतर है आपका, ठीक है। इस तरह से आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं याद करने की। तो ये है आपके ट्रांजिशन। तो आज की क्लास में हमने फंक्शन ग्रुप का क्लासिफिकेशन और ट्रांजिशन देख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा बीयर्ड-लैम्बर्ट लॉ है, ये देखकर उसके बाद हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।